नमस्ते छात्रों। द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत है और इसी दूसरी इकाई में हम दूसरा पाठ आज देख रहे हैं जिसका नाम है परोपकार। ये जो दूसरा गद्य है उसका नाम है परोपकार। छात्रों, अब आप विचार कर रहे होंगे कि ये दूसरा पाठ मैम ने कैसे शुरू किया, बल्कि हमारा जो कम किया हुआ सिलेबस है उस पाठ्यक्रम में हमारी पहली कविता जो है पंपासर, वो कविता कम हो गई है, इसलिए हम दूसरे पाठ से शुरू कर रहे हैं और दूसरे पाठ का नाम परोपकार। इस पाठ के जो लेखक है वो है श्री कृष्ण। देखो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि परोपकार पाठ ये एक कहानी है जिसे हम लघु कथा कह सकते हैं, और इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत सा बोध कराना चाहा है, बहुत सा ज्ञान देने की कोशिश की है। कई ऐसी लघु कथाएं हैं और ये कहानीकार के नाम से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने ढेर सारी कहानियां लिखी है और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां भी प्रकाशित हुई है। तो ऐसी ही एक छोटी कहानी हम आज इस पाठ के माध्यम से देखेंगे जो जिसका नाम है परोपकार। देखो कि परोपकार का अर्थ क्या होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला। परोपकार का अर्थ यही होता है ना कि दूसरों पर उपकार करने वाला। तो ये कहानी का जो शीर्षक है, शायद इस शीर्षक से ही हमें ऐसा पता चल रहा होगा कि सचमुच ये कहानी कुछ ऐसी ही ढंग की होगी और यह कहानी ऐसी ही है कि अब गद्य संबंधी देखा जाए तो ये कहानी ऐसी है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बल्कि खुद की सुंदरता पर अधिक गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, लेकिन सुंदरता मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका व्यवहार कैसा है। आप जितना अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करोगे उतना मान और सम्मान आपको मिलेगा। आप कितने अमीर हो, कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आप कर्म कैसे करते हो, आप दूसरों की कितनी सहायता करते हो, दूसरों के काम में कितने दौड़ कर जाते हो, कितनी मदद करते हो, यह बात मायने रखती है। मतलब आपका व्यवहार, यदि आपका व्यवहार सुंदर हो तो वही आपको अधिक सम्मान दिलाता है। आपकी सुंदरता आपको अधिक सम्मान नहीं दिलाती। और यही कहानी के माध्यम से एक बर और एक मधुमक्खी जो है, ये दोनों के माध्यम से लेखक ने हमें यही बात दर्शाई है कि केवल सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि उसका व्यवहार यहाँ पर मायने रखता है। तो अब हम कहानी की ओर देखेंगे। किताब आपके पास होगी छात्रों। अब देखो कि परोपकार ये एक कहानी है, छोटी सी लघु कथा है। तो बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। देखो छात्रों कि फूलों की क्यारियां, क्यारियां का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो फलक पर आपको शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। क्यारियां का अर्थ है खेतों में मेड़ों से घिरे स्थान या पौधे जिसमें लगाए जाते हैं, वह चीज जिसे हम गमला कह सकते हैं, तो उसे हम क्यारियां कह रहे हैं यहाँ पर। तो खेतों में मेड़ों से घिरे स्थान अथवा पौधे लगाने के स्थान, हम उसे भी क्यारियां कहेंगे। तो यह क्यारियों में चारों तरफ सुगंध फैल रही थी। ढेर सारे फूल लगे हुए थे। यहाँ पर फूल लगाने का स्थान है तो फूल ही लगे, और इसलिए यहाँ पर सुगंध तो फूलों की चारों ओर फैल रही है। मानो बहुत ही सुंदर वह स्थान महसूस हो रहा था। और आपको पता ही है कि मधुमक्खी की विशेषता क्या है। यदि हम आज कक्षा में होते तो ढेर सारी बातें होती थी इस पर कि मधुमक्खी की विशेषता क्या है, मधुमक्खी क्या कार्य करती है, फिर शहद किन किन कामों में हम प्रयोग में लाते हैं। ये ढेर सारी बातें हमें और आपको ये लिखना भी है। देखो कि यदि यहाँ पर मधु का यदि यहाँ पर नाम भी आया है, मधु का उल्लेख भी यहाँ हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसकी विशेषता लिखना है कि मधुमक्खी की विशेषता क्या है। मैंने सवाल फलक पर बनाकर दिखाया है क्योंकि कृति प्रश्न हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने। तो विशेषताएं में आपको मधुमक्खी की विशेषता क्या है। मधुमक्खी का कार्य ही होता है कि फूलों पर जाना, फूलों से रस चूसना, उन रस से मध जो भी हम कहते हैं कि शहद बनाना, यही मधुमक्खी का काम होता है। और शहद तो तरह तरह के काम में उपयोग में आता है। हमें शहद खाना भी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। शहद बहुत से कामों में हमें उपयोग में आता है, इसलिए मधुमक्खी का भी महत्व हमारे लिए बहुत है। भले ही मधुमक्खी का यदि हमने एक
एक ओर से देखा तो मधुमक्खी हमारे लिए उपयोग में, लेकिन मधुमक्खी को यदि छेड़ा जाए तो मधुमक्खी डंक भी उतने ही जोर से मारती है, ये आपको भी पता है। तो ये मधुमक्खी की एक विशेषता भी हम देख सकते हैं। और मधुमक्खी छेड़ने के पश्चात आप उसे नहीं छेड़ोगे तो वो कभी डंक आपको नहीं मारेगी। तो ये देखो कि मधुमक्खियां फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए फूलों पर मंडरा रही थी। मंडराना मतलब क्या? चारों तरफ घूमना। आपने देखा होगा कि मधुमक्खियां किस प्रकार फूलों के चारों तरफ घूमती है। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। मधुमक्खी हर रोज की तरह उसका कार्य कर रही थी, गुलाब के फूल पर बैठकर उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर मतलब एक बहुत ही सुंदर कीड़ा होता है जो लाल रंग का होता है, जिसे ततैया भी कहा जाता है, उसे बर कहा जाता है। तो ये लाल रंग का जो कीड़ा है ये बहुत सुंदर होता है दिखने में। तो मधुमक्खी जहाँ रस चूस रही है वहीं पर यह बर आ पहुंची। और बर को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। मैंने आपसे कहा कि बर दिखने में सुंदर होता है और इसलिए बर को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। और वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। जल भून जाना मतलब क्या? कि क्रोधित हो जाना। जल भून जाना मतलब क्रोधित हो जाना। जैसे ही उसने मधुमक्खी को देखा तो वो जल भून गई, क्रोधित हो गई। बर ने मधुमक्खी को कहा कि हम दोनों में बहुत समानता है, हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों भी फूल का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर हूँ, मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। देखो कि बर को कौन सी परेशानी सता रही थी। बर मधुमक्खी को देखकर क्यों क्रोधित हो जाती थी? इसलिए कि मनुष्य उसका तिरस्कार करते हैं, उसका द्वेष करते हैं। वो मधुमक्खी से कहती है कि हम दोनों का कार्य एक है। बर और मधुमक्खी की समानताएं, यहाँ पर सवाल बनता है कि मधुमक्खी और बर की समानताएं क्या है। तो बर और मधुमक्खी में समानता थी कि दोनों भी क्या करती है? फूलों का रस चूसती है, दोनों डंक मारती है, दोनों को पर है, दोनों में समानता है। हाँ, फिर भी क्या है कि केवल इतना फर्क है कि बर जो है वो मधुमक्खी से अधिक सुंदर दिखाई देती है। लेकिन फिर भी उसे परेशानी है कि लोग मधुमक्खी को पालते हैं, मुझे दूर भगाते हैं। यही उसकी परेशानी का कारण था। मधुमक्खी ने उत्तर दिया कि यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ और यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। अब देखा आपने कि किस प्रकार ये जो बर है और मधुमक्खी है, इनमें जो आपस में चर्चा हो रही है। तो मधुमक्खी उसे कहती है कि आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय में बड़ा अच्छा सुवचन लिखा हुआ है कि वही सुंदर होता है जो सुंदर काम करे। सुंदरता केवल उसके शरीर से नहीं, उसके तन से नहीं, बल्कि उसके मन से होती है, उसके व्यवहार से होती है। और उसका व्यवहार जितना अच्छा होगा उतना वह समाज में आदर पाएगा, उतना सम्मान उसे मिलेगा। और यही मधुमक्खी बर को समझा रही है कि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो उन्हीं प्राणियों को पालता है, उन्हीं प्राणियों को अपने पास रखता है जो प्राणी उसकी मदद करता है, जो परोपकारी होता है। जो डंक मारता है उसे वो अपने पास नहीं रखता। हमने देखा होगा कि मनुष्य किन किन प्राणियों को पालता है, कौन कौन से प्राणी हैं जो हमें सहायक होते हैं। यह प्राणियों के नाम भी आपको लिखना है कि हमें कौन कौन से प्राणी सहायता करते हैं, किन किन प्राणियों को हमारे रोजमर्रा के जीवन में सहायता मिलती है, किन किन प्राणियों से। ये सब बातें आपको लिखनी है। तो बर को मधुमक्खी ने यही समझाया कि तुम क्या करती हो, तुम तो लोगों को डंक मारती हो,
भले ही हम दोनों में समानता है, हम दोनों एक ही कार्य करते, लेकिन तुम लोगों को डंक मारती हो। और मनुष्य ऐसा होता है कि जो उस पर वार करता है उन प्राणियों को कभी अपने पास नहीं रखता। तो देखो छात्रों कि उसने बड़ी सुंदर बात कही कि वही इंसान, वही व्यक्ति आदर पाता है जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा रहा, हमारे कर्म अच्छे रहे, तो हम अवश्य आदर पाने योग्य हो जाते हैं। तो बर और मधुमक्खी के माध्यम से बहुत अच्छी बात यह लेखक ने हमें समझाई है कि जो परोपकारी होते, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, वही व्यक्ति समाज में आदर का स्थान प्राप्त करते हैं, वही सम्मान प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ से आपको ये बात तो समझ में आई होगी। तो फलक पर मैंने कुछ शब्द के अर्थ लिखे हैं, बर का अर्थ मैंने आपको बताया। साथ ही में डंक आपको पता ही होगा कि डंक मतलब मधुमक्खी के काटने के पश्चात जो कांटा होता है उसे डंक कहा जाता है। तो ये डंक लिखा है मैंने। उसके बाद विशेषताएं आपको लिखनी है। बर की विशेषता क्या है? बर एक लाल रंग का कीड़ा है, उसे भी सुंदर पंख होते हैं। उसके बाद वह भी फूलों का रस चूसती है। ऐसी विशेषता आप दोनों के बारे में लिखोगे, बर और मधुमक्खी के बारे में। उसके बाद मधुमक्खी और बर की समानताएं क्या है, ये मैंने आपसे सवाल लिया था। विलोम शब्द इसमें बनते हैं, जैसे सुंदर है, सुंदर का जो भी विलोम शब्द है वो आप लिख सकते हो कि सुंदर का कुरूप हो सकता है, असुंदर हो सकता है। उसके बाद है विलोम शब्द के बाद आप शब्द युग्म देखो, पाठ में शब्द युग्म आए हैं। जल भुंज, जल बूंद, रूप रंग, अच्छे अच्छे, तुम रंग बिरंगी, ऐसे शब्द शब्द युग्म आए हैं, हमने जो व्याकरण में हमने लिया था। उसके बाद है वाक्य पूर्ण कीजिए। कोई भी वाक्य ले लो कि एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ, और आप वहां पर रिक्त स्थान दे दो कि वो फूलों की क्यारियां क्या कर रही थी, तो सुगंध फैला रही थी। ऐसा वाक्य पूर्ण कीजिए, ये सवाल हम बना सकते हैं। बाद में प्रत्यय शब्द है। प्रत्यय शब्द में हम कोई भी, जैसे मधुमक्खी शब्द ले लिया, यहाँ पर मधुमक्खियां ऐसा भी शब्द आएगा, क्यारिया, ऐसे कई शब्द है जो हम प्रत्यय में, सुंदरता, ये भी प्रत्यय में ले सकते हैं। तो छात्रों आपको पाठ अवश्य समझ में आया होगा। इस पर आधारित आप कृति प्रश्न पाठ के अंतर्गत भी बना, और पाठ के ऊपर जो भी कृति प्रश्न दिए हैं वो भी आपको बनाने हैं।